अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश होंगे। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से अली एकेडमी की नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। मेरा नाम है रज़ा अली और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये समझ लीजिए कि आज हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हैं तो बहुत मामूली से, बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अकाउंटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। या फिर ये कह लीजिए कि जो एक अकाउंटेंट है, जो कि एक अच्छी अकाउंटिंग करना चाहता है, उसके लिए तमाम बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें अपना टाइम वेस्ट करे बगैर बढ़ते हैं अपने अकाउंटिंग के 7 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जो कि आप अपनी उंगलियों के ऊपर आराम से गिनकर याद कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बात यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि ये जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इन जनरल तमाम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लागू होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग के जो 3 हमारे पास सिस्टम्स हैं, चाहे वो कैश सिस्टम हो, चाहे वो मर्केंटाइल सिस्टम हो, चाहे वो मिक्स सिस्टम हो, ये तमाम चीज़ें इन जर्नल जाकर वहाँ पर अप्लाई होती हैं। अच्छा, एक और बात ये भी है कि इसके अंदर 1 या 2 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि शायद पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं कि हाँ जी, मर्केंटाइल सिस्टम या जो एक्रूअल था, या जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, उससे जाकर मिलती है। तो जब वो आएगी तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर मेंशन करूँगा। और अगर आप में से अभी तक किसी को कन्फ्यूजन है कि ये डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या और अकाउंटिंग के सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो आप जाकर मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है कि अकाउंटिंग के कौन कौन से सिस्टम होते हैं और उनमें क्या क्या काम होता है। तो चलें टाइम वेस्ट करे बगैर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो ख़वातीन व हज़रात, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपका जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उसको हम जानते हैं बिजनेस एंटिटी के नाम से। अब बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि भाई कारोबार करने वाला बंदा, मतलब ऑनर, प्रोप्राइटर, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है एक कारोबार से, एक बिज़नेस से। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि भाई एक बिजनेसमैन, एक प्रोप्राइटर और एक जो बिज़नेस है, ये दोनों अलहदा अलहदा चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कारोबार और कारोबारी बंदा एक ही चीज़ है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लें कि भाई भले कारोबारी बंदे ने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए पैसा डाला हो, उसमें अपनी मेहनत डाली हो, उसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमा दी हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो कारोबार में प्रॉफिट हो रहा है वो ऑनर का है। हम ये नहीं कह सकते कि कारोबार में जो सारे एसेट्स हैं वो ऑनर के एसेट हैं। ये दोनों अलहदा अलहदा मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कारोबार में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो ऑनर का, बिजनेस का प्रॉफिट है। कारोबार एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है, कारोबारी बंदा, कारोबारी ऑनर एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है। इसी वजह से जब हम लोग अकाउंटिंग की पहली ट्रांजैक्शन को पास कर रहे होते हैं, जब कारोबार का ऑनर कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर पैसे लगा रहा होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, तो उस वक्त एक बात कही जाती है जो हर टीचर अपने शागिर्द को कहता है कि बेटा थिंक लाइक अ बिजनेस अकाउंटेंट, नॉट लाइक अ बिजनेस मैन अकाउंटेंट। मतलब ये कि आपने एक बिजनेस के अकाउंटेंट की तरह सोचना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है। क्योंकि अगर आप बिजनेस मैन के हिसाब से देखेंगे तो अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कारोबार के अंदर तो उसकी जेब से तो पैसा जा रहा है, लेकिन अगर बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो बिजनेस में वो पैसा आ रहा है, तो जो उसका क्रेडिट है वो मेरा डेबिट है। मतलब अगर कैश के हिसाब से देखा जाए तो आपने एक बात समझ लेनी है जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है कि आपने ये देखना है कि भाई एक कारोबारी बंदा जो है और एक जो कारोबार है, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ हैं। इन दोनों के एसेट्स, मतलब इन दोनों के जो असासे हैं, इन दोनों की लायबिलिटीज़, मतलब इन दोनों की जो जिम्मेदारियां हैं, इन दोनों के जो सरमाए हैं, इन दोनों की जो प्रॉफिट है, वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक का लॉस हो सकता है, दूसरे के लिए लॉस ना हो। एक का प्रॉफिट हो सकता है, दूसरे के लिए प्रॉफिट ना हो। तो आपने एक बात को ध्यान लगाकर सोचना है कि भाई आपके पास बिजनेस एंटिटी आपको ये बताती है कि कारोबार और कारोबारी बंदा दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपके पास है उसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये है कि भाई वो कौन सा एक ऐसा यूनिट होगा जिसके बिहाफ पे बिजनेस की तमाम मेजरमेंट, तमाम कैलकुलेशन की जाएंगी। तो अब आप याद रखिएगा कि बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब मेजर करने का जो यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है। पैसा मतलब मनी। ये बात हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ी थी कि भाई अकाउंटिंग के अंदर काम तभी होता है जब पैसों की लेन देन हो, या तो पैसा आए या तो पैसा जाए। जब भी कोई चीज़ रिकॉर्ड करी जाएगी पैसों के बिहाफ पे की जाएगी कि भाई इस चीज़ को हमने कितने का बाय, परचेज, सेल करा है। मतलब अकाउंटिंग की हर बात पैसों से ही तोली जाएगी, मतलब पैसों में ही मेजर किया जाएगा कि कितने का क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि लेट सपोज अगर मैंने किसी को कोई चीज़ बेची है
तो अकाउंटिंग की निगाह में मैं ये नहीं लिख सकता कि भाई मैंने 5 किलो उसको टमाटर बेच दिए और 1 किलो टमाटर का मुझे प्रॉफिट हुआ है, ये कोई मेजरमेंट नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने फला बंदे को 4,000 रुपये के टमाटर बेचे और उसके ऊपर मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब अब देखें, ये नॉर्मली हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर भी करते हैं कि जब भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कारोबार का मामला होता है, उसमें मेजरमेंट का जो यूनिट आता है वो हमेशा मनी होती है, मतलब पैसा होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है जनाब आपके पास गोइंग कंसर्न। ये कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि भाई अकाउंटिंग इस बात को अज्यूम करती है तकरीबन हमेशा हर केस के अंदर ही कि कारोबार जो है वो अपने ऑपरेशंस को इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाएगा। मतलब ये कि अकाउंटिंग की निगाह के अंदर एक टाइम मुख्तस नहीं किया हुआ कि भाई कारोबार जो है उसके ऑपरेशन जो है कोई लिमिटेड टाइम तक चलेंगे। मतलब आप ये कह लीजिए कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कारोबार जो है मैं 15 दिन के लिए कर रहा हूँ, ये कारोबार जो है मैं 1 महीने के लिए कर रहा हूँ। अकाउंटिंग इस बात को अज्यूम करती है कि भाई ये जो कारोबार है जिसकी अकाउंटिंग हो रही है वो एक इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगी। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि कभी कारोबार ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, वो एक बात अलग है। लेकिन हमेशा एक अकाउंटेंट को इस हिसाब से काम करना चाहिए कि भाई कारोबार एक इनडेफिनिट टाइम पीरियड के हिसाब से चल रहा है, उसके अंदर अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोग मेजर करेंगे कि कारोबार में इस पीरियड के अंदर कितना प्रॉफिट आया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई जब इतना टाइम हो जाएगा तो ये कारोबार हम बंद कर देंगे, इसके ऑपरेशंस को ख़त्म कर देंगे। तो तीसरी बात क्या थी जनाब कि कारोबार आपने जब भी चलाना है, अकाउंटिंग आपने जब भी चलानी है, वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी। पहले से आप इस बात को नहीं बता सकते कि भाई कारोबार कब ख़त्म होगा। चौथे कॉन्सेप्ट का नाम है जनाब ऑब्जेक्टिव एविडेंस। अब ये कॉन्सेप्ट आपको एक बात कहता है कि भाई आपने जब भी अकाउंटिंग का कोई काम करना है, जब भी बिजनेस में कोई काम करना है, जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, जब भी पैसों का लेन देन करना है, तो उसके पीछे आपके पास उसको करने का एक एविडेंस होना चाहिए कि हाँ जी फला दिन ये काम हुआ था। लेट सपोज अगर आप सेल या परचेज कर रहे हैं तो आपके पास उसके रिसिप्ट, उसका वाउचर लाजमी होना चाहिए। अगर आप बैंक से कोई लेन देन कर रहे हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं, आप पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं, आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं तो आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और भी अलग अलग किस्म के जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे आपने वाउचर जो जनरेट करने हैं लाजमी, उसको और संभाल कर भी रखना है। मतलब आपने हर अकाउंटिंग के काम को एज ए एविडेंस सपोर्ट करना है। बट अकाउंटिंग के कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसके अंदर आप एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकते। लेट सपोज आपकी दुकान के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर एक फर्नीचर था, वो रफ्ता रफ्ता डेप्रिसिएट हो गया। डेप्रिसिएट का मतलब इस्तेमाल होने की वजह से उसकी वैल्यू गिर गई। तो अब उसका क्या वाउचर है भाई? उसको किसी ने बैठकर ख़राब थोड़ी करा और लिख कर थोड़ी दे दिया कि हाँ जी इसकी 10 रुपये की वैल्यू मैंने गिरा दी है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता, बट ये बहुत कम चीज़ होती है। लेकिन ज़्यादातर जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, लेट सपोज सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, वाउचर, मतलब हज़ारों जो और आप काम कर रहे हैं, उन तमाम काम को आपने एक किसी न किसी एविडेंस से सपोर्ट करना है। पांचवा कॉन्सेप्ट है जनाब आपके पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट आपको कहता है जनाब कि भाई आपके पास जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो, आपके पास जो भी एसेट्स मौजूद हैं, जब आपने उसको एक्वायर करा था ना, एक्वायर का मतलब जब आप उसको खरीद के अपने बिजनेस में लाए थे, उस वक्त जो उसकी वैल्यू थी ना, जितने पे आपने उसको ख़रीदा है, हमेशा उस एसेट की वैल्यू उतनी ही मानी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई आइंदा आने वाले दिनों में अगर उस एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो आप ये ना कहोगे यार अब ये एसेट इतने का हो गया। नहीं, आपने जितने का लिया था आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो चीज़ उतने की लिखी जाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसी है, लेट सपोज अगर मैं अपने कारोबार के अंदर एक प्रिंटर लेकर आया था जो कि मुझे पड़ा 18,000 रुपये का। अगर मार्केट के अंदर उसकी 2 महीने बाद वैल्यू बढ़कर 20,000 रुपये हो गई, तो अब मैं अपने अकाउंट्स में जाकर मिटाकर ये नहीं लिखूंगा कि यार ये चीज़ 20,000 रुपये की। नहीं जनाब, मैंने उसके दिए 18,000 रुपये थे, तो वो मेरे लिए 18,000 रुपये का ही एसेट रहेगा हमेशा। तो मतलब कहने का ये है कि आपके एसेट्स की हमेशा वैल्यू वो रखी जाएगी जिस वैल्यू पे आपने उसको ख़रीदा है, वो नहीं जो आज की उसकी मार्केट वैल्यू, चाहे वो कम हो जाए चाहे वो बढ़ जाए, आपने जितने पे खरीदे आपने सिर्फ उतने पे ही रखना। छठा कॉन्सेप्ट है जनाब आपके पास डुअल एस्पेक्ट्स के नाम से। अब ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपको शुरू में बता रहा था कि ये कॉन्सेप्ट आपकी डबल एंट्री से जाकर मिलता है, जो कि आपको बताता है कि जनाब आपने हर ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 एस्पेक्ट रखने हैं। फर्स्ट इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट आपको बड़े अच्छे से पता होगा क्या होगा, और अगर किसी को नहीं पता तो वो मेरी जाकर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाली वीडियो को देख सकता है, देन आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बताता है कि भाई आपने हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 एस्पेक्ट्स निकालने हैं। एक जाएगा डेबिट मतलब करण साहब के पास, और दूसरा जाएगा क्रेडिट मतलब अर्जुन साहब के पास।
तो जब आप हर ट्रांजैक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि एक डेबिट हो जाए और दूसरा क्रेडिट हो जाए, तो आपकी एट एनी मूवमेंट ऑफ टाइम, मतलब आप जब भी अकाउंटिंग की सिचुएशन को देखना चाहें तो आपकी ये वाली इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ये हमेशा निकल कर बाहर आ जाएगी आपके उस डेटा से। मतलब आपके एसेट्स हमेशा बराबर होंगे आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल से। और अगेन, अगर आपने अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन वाली वीडियो हमारी नहीं देखी और आपको नहीं पता अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो आप जाकर मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो जनाब छठा कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया, जो कि क्या था जनाब, डुअल एस्पेक्ट का, कि हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 एस्पेक्ट निकालेंगे। नंबर 1 इज डेबिट, नंबर 2 इज क्रेडिट। सेवेंथ और लास्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है जनाब, उसको हम जानते हैं एक्रूअल प्रिंसिपल के नाम से। अब एक्रूअल प्रिंसिपल वो है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट जनाब हमसे सिर्फ और सिर्फ 2 बातें करता है, मीठी मीठी। पहली बात ये हमें बताता है कि भाई आपके पास आपका रेवेन्यू मतलब आपकी आमदनी जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगी, जब तक वो आपको अर्न ना हो जाए। अच्छा, अर्न होने का या रिकॉग्नाइज होने का मतलब पहले समझ लीजिए। इसका कहने का मतलब ये कि भाई भले एक बंदा आपको एक काम करने के एडवांस में पैसे दे दे, जब तक आप उसका काम नहीं करोगे ना, वो भले आपके पैसे आपकी जेब में आ चुके हैं, भले आप वो पैसे खा भी चुके हो, लेकिन वो आपका रेवेन्यू, आपकी आमदनी नहीं है। जब तक आप उसका काम नहीं करोगे वो आपकी आमदनी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसका काम नहीं करोगे जनाब, तो आपसे वो पैसे वापस ले लेगा, तो वो आपकी आमदनी कहाँ से हुई? तो रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ तब ही रिकॉग्नाइज्ड होगा जब आप वो अर्न कर लोगे। अर्न करने का मतलब जब आप उसके बदले का काम कर दोगे। ये था पहली बात। अब यही कॉन्सेप्ट जो हमें दूसरी बात बताता है जनाब, वो ये है कि कॉस्ट जब इनकर्ड होगी ना जनाब, जब भी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, भले आपने उसके पैसे दिए हो या ना दिए हो। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि लेट्स सपोज मैंने एक बंदे को अपने पास काम पर रखा। मैंने उससे कहा कि भाई तुम सुबह 9 बजे से लेकर मेरे पास 5 बजे तक काम करो और वापसी जाते हैं मुझसे 1000 रुपये ले जाना। ठीक है, मतलब मैंने उसको एक दिन की वेज देनी है, दिहाड़ी देनी है 1000 रुपये। तो अब लेट्स सपोज उसने मेरे पास सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम कर लिया। अब 7 बज गए, मैंने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए, लेकिन अकाउंटिंग कह रही है कि भाई अगर उसने 5 बजे तक काम कर दिया है तो ये तुम्हारी कॉस्ट है, तुम्हें देनी है, भले तुमने अभी तक दी हो या नहीं, ये तुम्हारी कॉस्ट है, ये मतलब ये तुम्हारा खर्चा हो चुका है, तुमने इसको पैसे देना। तो इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जब तक नहीं होगा जब तक आपने उसका काम ना कर दिया। दूसरी बात, आपकी कॉस्ट जो है वो इनकर्ड जब हो गई तो आपको पैसे देने हैं, चाहे अभी तक आपने दिए हो या ना दिए हो, वो आपका खर्चा हो चुका है। तो जनाब ये थे आपके पास अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, ऑब्जेक्टिव एविडेंस, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट और उसके बाद एक्रूअल प्रिंसिपल। होपफुली आपको इस सातों के सातों कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आप में से किसी को भी इनमें से किसी एक में भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पर ज़रूर डिफाइन करूँगा। और अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका आपको लगता है कि ये बातें उनके लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अकाउंटिंग में थोड़े से फंसे हुए हैं, तो उनके साथ भी इन वीडियोज़ को थोड़ा सा शेयर करें, मोहब्बत बांटें उनके साथ भी। तो होपफुली आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।